अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि जनाब आप सब भी खैरियत से होंगे और रोज़ाना की तरह आज भी हमने अपने प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो एक अच्छी बात के साथ ही करेंगे। एक ऐसी नसीहत जो सारी ज़िंदगी हमारे काम आ सकती है और हमें लगता है कि हम लॉजिकल हैं, लेकिन हकीकतन हम लॉजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल हैं। हमें लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी में ना बिल्कुल सही फ़ैसले ले रहे होते हैं, लेकिन जब सालों बाद हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया, तो हमें पता चलता है कि हमने कहाँ कहाँ कितनी गलतियाँ की हैं और सोचते हैं कि काश ऐसा नहीं तो वैसा किया होता, ये नहीं वो किया होता। और बिल्कुल इसी तरह हम अपने माली मामलात में भी यही चीज़ करते हैं। हम ज़्यादातर फ़ैसले जज्बात के बना पर लेते हैं, किसी खौफ या किसी चीज़ की ख्वाहिश भी करते हैं और फिर उसे लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि जनाब हमारा फ़ैसला ना अब सही ही साबित हो, जो प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो पॉसिबल नहीं होता है। हमसे कोई भी गलती इसलिए होती है कि हमारे पास तजुर्बा और इल्म नहीं होता है उस पर्टिकुलर चीज़ के हवाले से, और उस चीज़ का एहसास हमें सालों के तजुर्बे के बाद होता है। इसीलिए मैं आज इस मौजू पर बात करना ज़रूरी समझती हूँ। ये मेरे लिए भी ज़रूरी है, ये आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है, ताकि हम सारे अपने जो माली मामलात है ना उनके मुतल्लिक अच्छे फ़ैसले ले सकें। अमूमन होता क्या है कि हम लोगों की लग्जरीज़ देखते हैं पर ये नहीं देखते हैं कि उनके पीछे क्या क्या मसाइल हैं। हमें ये लगता है कि जनाब मज़ा जो है ना वो महंगी महंगी चीज़ों को हासिल करने में है, जबकि हकीकत में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमसे हमारी आज़ादी छीनती हैं, और आज़ादी ही किसी भी इंसान की खुशी का मापने का पहला और बुनियादी पहलू होता है। अब लग्जरीज़ की भी दो किस्में होती हैं, एक वो जो हकीकी मायनों में हमारे लिए सहूलत का काम करती हैं, हमारी ज़िंदगी आसान बनाती हैं, हमारा जो वक्त है उसको बचाती हैं, और दूसरी किस्म हर तरह से जो है ना वो मनफी होती है। उसका मकसद ये होता है कि जनाब हम लोगों को दिखा सके कि हमारे पास ये चीज़ है, बड़ा घर है, गाड़ी है, हमने महंगे ब्रांड के कपड़े पहने हुए हैं। इन चीज़ों की वजह से ना हम मज़ीद कैद में रहते हैं और इस बात का अंदाज़ा हमें सालों तक नहीं होता है। इसलिए हमें अपना जो पैसा है ना वो ऐसी चीज़ों पर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि हमें ऐसी चीज़ों पर लगाना चाहिए जिसके लॉन्ग टर्म जो असरात हैं या लॉन्ग टर्म जो पॉजिटिव असरात है वो हमारे काम आ सके। दूसरी अहम चीज़ जो मैंने बात करनी है वो है जनाब मनी मैनेजमेंट के हवाले से, कि हमें लगता है कि बहुत सारा पैसा आएगा ना हमारे पास, हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे तो फिर ही हम उसे मैनेज कर सकेंगे। अभी थोड़ा सा पैसा है ना, इसे हम क्या ही मैनेज करेंगे या इससे हम क्या ही कोई चीज़ कर सकते हैं। सच ये है कि अगर आप 50,000 रुपये का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, तो अगर आपके पास 50 करोड़ भी आ जाए ना तो आप उसका भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहले जितना आपके पास अभी है उसके लिहाज से सीखें और अपनी मौजूदा रकम का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ये चीज़ पहले मैनेज करें। मनी मैनेजमेंट पहले सीखें, फिर उसके बाद ख्वाहिश करें कि हमारे पास ज़्यादा चीज़ें भी हैं। तीसरी अहम चीज़ सेविंग्स होती है। ये बहुत आम चीज़ है, हमें लगता है कि हम कर नहीं सकते हैं सेविंग, या फिर हमें क्या ही करने की ज़रूरत है, जब कोई मामला आएगा तब देखा जाएगा, तब कहीं से उधार ले लेंगे या किसी से कुछ कर लेंगे। लेकिन आपके पास ये सेविंग्स होनी चाहिए। ये दोनों जो रवैये हैं ना कि या तो हमें करनी नहीं आती है या हमें ज़रूरत नहीं, ये दोनों रवैये गलत है, क्योंकि सेव की गई जो रकम होती है ना एक ऐसी चीज़ है जो आपके मुस्तकबिल में हमारा बहुत सारा एक वक्त भी बचा सकती है और किसी भी ज़रूरत के मौके पर हमें मसाइल से भी बचाती है। आप किसी के आगे हाथ फैलाने से बच जाते हैं जब आप अपनी सेविंग्स करके रखते हैं। बेशक वो थोड़ी बहुत ही सेविंग्स क्यों ना हो, लेकिन आपको पता होता है कि आपके बैक एंड पे कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी पड़ी हुई है जो आपके मुश्किल वक्त में आपके काम आ सकती है। तो इसलिए
मैं तो कहती हूँ कि अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर 10 रुपए भी निकाल रहे हैं ना, तो अपनी हैबिट डेवलप करें कि 10 रुपए भी आपने अपनी रोज़ाना की पॉकेट मनी में से या फिर जो भी आपके पास पैसे होते हैं उसमें से निकालने शुरू करने हैं, साइड पे रखने हैं। तो इसलिए जहाँ पर भी आप पैसा खर्च कर रहे हैं वो सोच समझ कर खर्च करें। अभी हम आगे बढ़ते हैं जनाब, अब कुछ बात कर ली जाए पंजाब की जेलों के हवाले से। तो जनाब, पंजाब की जेलों में करप्शन के ख़ात्मे के हवाले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी कैमरे लगाए जाने का ऐलान किया गया है, ये फ़ैसला लिया गया है। और इस हवाले से जो कैमरे हैं उनकी तादाद 4000 से बढ़ाकर 12000 कर दी गई है। कैमरे कहाँ कहाँ लगेंगे और इसके लगाने के मज़ीद क्या मकासद हैं, और इस पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। मुदस्सिर, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। मुदस्सिर, बताइएगा पंजाब की जेलों में दोबारा से कह लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अब मबनी कैमरास लगाए जा रहे हैं, उनकी तादाद भी बढ़ाई जा रही है, तो कहाँ कहाँ पर ये कैमरास लगेंगे? मैं पहले जो है जेलों में कैमरे लगाए गए हैं। इस वाले से जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर पहले ही कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन वो आम कैमरे हैं जो है जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे पहले सिर्फ सिक्योरिटी के लिए कैमरे वो लगाए गए हैं। अब जो कैमरे लगाए जा रहे हैं वो आर्टिफिशियल कैमरे हैं जो कि बैरकों के अंदर भी लगेंगे और बैरकों के बाहर भी लगेंगे। जो जेल के अंदरूनी रास्ते हैं वहां पर भी लगेंगे, रास्तों पर भी लगेंगे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे लगाए जा रहे हैं। पहले इनकी तादाद थी सिर्फ के 4000 लगाए जाएंगे, लेकिन अब ये 12000 कैमरे जो हैं वो जेलों में लगाए जाएंगे। सबसे पहले जो है वो जो प्रोजेक्ट है वो कैंप जेल और कोटलखपत जेल से जो है वो शुरू होगा। कैंप जेल में सबसे पहले कैमरे लगेंगे और उसके बाद कोटलखपत जेल में लगेंगे। उसके बाद इसका दायरा कार जो है वो पंजाब की तमाम जेलों में फैलाया जाएगा। ये जो कैमरे लगाए जा रहे हैं वो मंशात की जेल के अंदर रोकथाम के लिए लगाए जा रहे हैं। कुछ कैदी जब वो जाते हैं अपनी पेशियों पर जाते हैं तो वहाँ पर जो है मुलाकाती जब उनको मिलते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जो वो मंशात अंदर लेके जाते हैं तो उनकी रोकथाम के लिए लगाए जा रहे हैं। और उसके बाद जो है वो जेल के अंदर जो खास तौर पर जो कैदियों की लड़ाई होती है उसको मॉनिटर करने के लिए और उसके बाद जो गैर कानूनी हरकत होती हैं उनको मॉनिटर करने के लिए लगाए जा रहे हैं। वहाँ पर जेलों में अगर जैमर भी जो है वो लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद कैदियों ने उसका तोड़ निकाल लिया है और कुछ जगहों पर जो है मखसूस जगहों पर वो मोबाइल फोन चलते हैं, उसकी रोकथाम के लिए भी जो है वो उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी कैमरे लगाए जा रहे हैं। लेकिन और ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि वहाँ पर जैमर्स भी लगे हैं, फिर भी कैदियों ने उसका तोड़ निकाल लिया और वहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स का भी इस्तेमाल हो रहा होता है कैदियों की तरफ से, तो उन तक पहुँचते कहते हैं कैसे हैं ये मोबाइल फ़ोन्स, या अगर मंशियात की बात की जाए तो उन तक कैसे रसाई होती है, कैसे पहुँचते हैं उन तक? मुनीबा, इसमें बड़ी अहम बात है कि ये जो जेल के मुलाजमीन हैं वो जो जेल वार्डर है वो उनसे मिले होते हैं, कैदियों से पैसे लेके वो उन तक ये चीजें पहुंचाते हैं मुबैना तौर पर। और इस हवाले से जेल वार्डर पकड़े भी गए हैं, उनको सजाएं भी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो बाज नहीं आते और पैसे लेकर जो बड़े कैदी होते हैं जो पैसे देते हैं उनको जो फैसिलिटेट करते हैं मोबाइल फोन्स देते हैं। तो इस हवाले से मोबाइल फोन्स के हवाले से उन्होंने एक ट्रिक निकाला था कि मोबाइल फोन को जब वो जमीन पे रखते थे जैमर जो है लगे होने के बावजूद, तो वहाँ पर जो है वो सिग्नल आ जाते थे जिसके जरिए जो है वो बातें कर लेते थे बाहर। तो क्योंकि जाहिर है सारा दिन जो है वो कैदियों के पास टाइम पड़ा होता है इस तरह की जो है वो ट्रिक लगाने के लिए, तो वो इस तरह के ट्रिक अक्सर वो लगा लेते थे। उसकी मॉनिटरिंग के लिए जो है वो आर्टिफिशियल कैमरे लगाए जा रहे हैं और खास तौर पर जेल की जो बैरूनी दीवारें हैं, जैसे ही वहाँ पर कोई गैर कानूनी या मशकूक शख्स जो है वो नजर आएगा, फौरी वो जो है जो जहाँ पर मीटिंग रूम होगा वहाँ पे वो अलर्ट जारी करेगा। और अचानक अगर कोई कैदी जेल में भागेगा या कोई ऐसी मशकूक हरकत करेगा तो उस पर भी जो है वो कैमरा फोकस करेगा, आर्टिफिशियल जो कैमरा होगा। और जो मीटिंग रूम है वहाँ पर जेल का एक मीटिंग रूम होगा, उसमें वो अलर्ट जारी करेगा और एक जेल का नजात में मीटिंग रूम भी इस हवाले से बनाया जाएगा। ये जो मामला है मुदस्सिर,
कैमरास लगने का, ये कब तक लग जाएंगे पूरे पंजाब की जेलों में, या फिर अगर बिलखसूस लाहौर की बात कर ली जाए, और कब तक ये फंक्शनल हो जाएंगे? ये भी इन्होंने सर्वे कर जो है वो सेफ सिटी अथॉरिटी की जो टीमें हैं उन्होंने सर्वे जो है वो शुरू कर दिया है। तो सर्वे मुकम्मल होने के बाद क्योंकि 1 रुपया भी जो है ना मुख्तस किया है जेलों की जो है वो कैमरों की खरीदारी के लिए, तो टोटल ये जो है वो 3 अरब का जो है वो प्रोजेक्ट है। तो इस हवाले से कैमरों की खरीदारी का जो है वो अमल शुरू कर दिया गया है और सर्वे का भी काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। पहले प्रोजेक्ट के तौर पर ये कैंप जेल और कोट लखपत जेल में लगाया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है और उसकी परफॉर्मेंस की बेस पर उसके बाद जो है वो दीगर जेलों में जो है वो कसूर जेल है, शेखपुरा जेल है और उसके बाद दीगर सेंट्रल जेलें हैं जैसे बड़ी फैसलाबाद है, उसके बाद गुजरांवाला है, रावलपिंडी है, डयाला जेल है और उसके बाद जो है वो दीगर जिले में जो है वो शुरू किया जाएगा। और इस वाले से जो मुलाकाती हैं उन पर भी नजर रखी जाएगी कि एक कैदी से और जो अमला है उसके ऊपर भी नजर रखी जाएगी। और जिस तरह मुदस्सिर आप बता रहे हैं कि सेफ सिटी अथॉरिटी के अंडर ही ये कैमरास लगाए जा रहे हैं जेलों के अंदर भी, हम भी इसकी मुखालिफत नहीं कर रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं कि अच्छी बात है कैमरास लगाए जाएं ताकि जितनी भी करप्शन हो रही है थानों के अंदर या उस चीज़ को रोका जा सके। लेकिन आपको नहीं लगता कि सेफ सिटी कैमरास जो कि पूरे लाहौर शहर में ख़राब पड़े हुए हैं, आधे से भी ज़्यादा ख़राब पड़े हैं, उनकी तरफ भी इनको ध्यान देना चाहिए और उसको भी ठीक करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भी क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल, लाहौर के अंदर जो कैमरे खराब हैं वो अभी तक ठीक नहीं हो सके, लेकिन दावा है सेफ सिटी तर्जबान का कि आइंदा 2 महीने में तमाम जो कैमरे हैं वो चला दिए जाएंगे। अब 2 महीने का टाइम है, उसमें देखते हैं कि वो चलाते हैं या सिर्फ उनकी बातें हैं। लेकिन सेफ सिटी के प्रोजेक्ट को हम देखें तो वो जो है वो दीगर शहरों में भी फैलाया जा रहा है और शेखुपुरा के बाद अटक में भी जो है वो सेफ सिटी कैमरे शुरू किए जा रहे हैं और इसके अलावा मंडी बहाउद्दीन में समेत दीगर अजला में भी जो है वो सेफ सिटी के प्रोजेक्ट को जो है वो शुरू किया जा रहा है और इस वजह से बड़ी तेजी से जो है वो काम जारी है और सेफ सिटी की जो भर्तियां हैं वो भी की जा रही हैं। तो इस हवाले से अभी लाहौर की जो पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस है, जो ऑपरेशन पुलिस है, जो CI पुलिस है, उनको यही उनका जो है वो शिकवा है, शिकायत है कि जब वो फुटेज लेने जाते हैं तफ्तीशी अफसरान ये कहते हैं कि जब वो फुटेज लेने जाते हैं तो उनको अहम मकामात की जो है फुटेज नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ का जो है ना वो बंद होता है, कैमरास बंद होते हैं, इसी वजह से जो अहम फुटेजेस हैं वो ही नहीं मिल पाती हैं। ख़राब पड़े हुए हैं आधे से ज़्यादा सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरास पूरे लाहौर शहर में। अलबत्ता ये जो पंजाब की जेलों में करप्शन के ख़ात्मे के लिए अब न्यू कैमरास इंस्टॉल किए जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी कैमरास हैं, जो कि पहले इनकी तादाद 4000 थी और अब उनको बढ़ा के 12000 किया जा रहा है। और इसको कह लें कि करप्शन की रोकथाम के हवाले से या फिर जो गैर कानूनी सरगर्मियां वहाँ पर सरअंजाम दी जाती थी कैदियों की तरफ से या फिर जो पुलिस का अपना अमला मुलव्वस होता था उनको भी मॉनिटर किया जाएगा इस इक़दाम के बाद। तो हमारे साथ मुदस्सिर हुसैन मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। मुदस्सिर, आपका बेहद शुक्रिया। अभी आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और माहिरीन सेहत और जो आलमी इदारा सेहत है उसके मुताबिक मुल्क में 11 मिलियन अफराद ऐसे हैं जिनका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट नॉर्मल नहीं है और ये बहुत बड़ी तादाद है, जिसका मतलब ये है कि आप बेखबरी में खाए चले जा रहे हैं। और इसी तरह तकरीबन 14 मिलियन अफराद यानी कि 1 करोड़ और 40 लाख से ज़ायद ऐसे अफराद हैं जो डायबिटीज़ की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, मगर उनकी तशख़ीस अभी तक नहीं हुई है और इस ख़तरनाक सूरत हाल में मुसलसल इजाफ़ा होता जा रहा है, जिसके मनफी असरात और पेचीदगियाँ आवाम को बेहद मुतासर कर रही है। दुनिया भर में डायबिटीज़ की दो किस्म है, तकरीबन 280 मिलियन मर्द जबकि 270 मिलियन ख़वातीन डायबिटीज़ से बराह रास्त मुतासर हो रही है। और इस मर्ज़ की पेचीदगियों के जो ख़तरात देखने में आते हैं उनमें आपके गुर्दे फ़ेल होना आम है, फॉलेज हो सकता है, आपकी बसारत का ख़राब होना इसी की अलामत में आता है। दूसरा ये कि दिल और शरियानी निज़ाम की ख़राबियाँ और जिगर पर चर्बी आना भी इसी के साइंस एंड सिम्टम्स में शामिल होता है। और अगर हम अच्छी सेहत की आदत अपना लें तो ये बीमारी से बचाव का बेहतरीन ज़रिया साबित हो सकता है। तो आज के इस सेगमेंट में हम ग्लूकोज इंटॉलरेंस पर बात करने जा रहे हैं कि इसका टेस्ट क्या है,
और कैसे पता लगाया जा सकता है कि हम ग्लूकोज इंटॉलरेंस का शिकार नहीं हैं और हमारी ग़िज़ाई आदत क्या है? तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अबीरा सलीम हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। अबीरा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, I'm fine। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अबीरा, सबसे पहले तो बताइए ग्लूकोज इंटॉलरेंस होता क्या है, इसमें किस तरह हम फॉल कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे हमने बात की डायबिटीज़ की, हाँ। कितने सारे पेशेंट्स हैं अभी जो डायबिटिक हैं। तो मेन रीज़न इसका यही आता है, हम डायबिटिक होते कब हैं कि जब हमें नहीं पता चलता, हम प्री डायबिटिक स्टेज में होते हैं। ओके। और ये जो ग्लूकोज इंटॉलरेंस है वो प्री डायबिटिक स्टेज ही है। अच्छा। डायबिटीज़ में तो आगे स्टेज 1, टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ आ जाता है, जो रिवर्सिबल थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज उस टाइम पे आपकी किडनीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही होती हैं, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होता है। तो क्योंकि ग्लूकोज इंटॉलरेंस का टेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर हम उस टाइम पे उसको डिटेक्ट कर लेते हैं तो हम पे डायबिटिक नहीं होंगे। अच्छा। अगर उस टाइम पे हम इसका टेस्ट करा लेते हैं या हमें पता चल जाता है येस वी आर प्री डायबिटिक, तो हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं। तो जिनकी फैमिली में रन कर रही है डायबिटीज़, उनको कितने अरसे बाद जो है ना ये टेस्ट कराना चाहिए ताकि उनको पता चल जाए, प्रिकॉशनरी मेजर्स वो ले सकें? अच्छा, इसमें ये है कि लाइक अगर फैमिली में रन कर रही है तो बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल भी ऐसा है, ठीक है, लाइफस्टाइल की वजह से, जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं उसकी वजह से, जो डाइट ले रहे हैं उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ नॉट दैट मच फिजिकल एक्टिविटी, तो अगर रन कर रहा है फिर तो हमें जो है हर आफ्टर 6 मंथ कराना चाहिए टेस्ट। अच्छा, बिकॉज हम ओबीस भी हो रहे होते हैं, ओबेसिटी और डायबिटीज़ ये वाइस वर्सा। हाँ जी। लाइक अगर आप डायबिटिक हैं, इट मीन्स दैट कि इंटेंस स्टेज पे जाके आपका वेट बहुत ज़्यादा लूज होना शुरू हो जाता है, बिकॉज ऑफ द मसल मास रिड्यूस होता है, फैट रिड्यूस हो रहा होता है। लेकिन जब आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे होते हैं तो आपका वेट गेन हो रहा होता है, तो तब आप वाइस वर्सा ओबीस एंड डायबिटीज़ आपको एक साथ हो रही होती है। और अगर लेकिन आपकी फैमिली के अंदर रन कर रहा है तो आप आफ्टर 6 मंथ GTT टेस्ट आपको कराना ही है लाजमी, बिकॉज अब आपका लाइफस्टाइल भी इतना अच्छा नहीं है कि जिसकी वजह से आप ये कहें कि नहीं हम अपना डाइट और एक्सरसाइज से प्रिजर्व कर लेंगे या रिजर्व हो जाएंगे, तो आपको आफ्टर 6 मंथ ये टेस्ट लाजमी कराना है। तो अगर एक नॉर्मल पर्सन कराए अपना ये GTT टेस्ट, तो उससे कैसे उसको पता चलेगा कि वो नॉर्मल है या फिर वो प्री डायबिटिक हो चुका है? जिस तरह डायबिटीज़ स्टेज 1 है या डायबिटीज़ के लिए हम AB1C का टेस्ट कराते हैं, तो उसमें हमारा 3 मंथ्स का रिकॉर्ड आ जाता है। हाँ जी। कि उसमें कितनी फ्लक्चुएशन हुई है ना 3 मंथ्स के अंदर, हमारी जो ग्लूकोज लेवल है वो कितना हाई गया है, कितना लो है, तो उससे पता चल जाता है कि पेशेंट डायबिटिक है या नहीं है। लेकिन जब हम GTT का टेस्ट करा रहे होते हैं तो हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू है, अच्छा, स्केल वैल्यू है। Okay. इट्स लाइक 6.7 एंड मोर देन 6.1, फिर 8, 11 इस तरह से। तो अगर तो आपका 6 आ रहा है तो इट इज़ के आप बचत में हैं। अच्छा। लेकिन अगर वो 6.1, 6.7, इट मीन्स दैट कि यू आर प्री डायबिटिक और आप यहाँ पे बॉर्डर लाइन पर है। यस, आप बॉर्डर लाइन पे हैं, तो तब Okay. आपको सारी प्रिकॉशंस एंड ऑल वो स्टार्ट कर देना चाहिए। अच्छा, मतलब 6 से अबव, मतलब 6.1, 6.2, 6.5 अगर इतना होगा तो आप प्री डायबिटिक हो चुके हैं हैं या बॉर्डर लाइन पर हैं। और अगर बिल्कुल। आपका 6 है तो आप ये कह लें कि नॉर्मल है या आपको अभी थोड़ी एहतियात करनी है कि आप प्री डायबिटिक के अंदर फॉल ना कर जाएं। बिल्कुल। तो ये जो हमारे जिस्म में ग्लूकोज इंटॉलरेंस क्यों होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? लाइक ग्लूकोज इंटॉलरेंस मैंने बताया कि ये एक प्री डायबिटिक स्टेज है, ठीक है। है। हमारी बॉडी के अंदर ना, जैसे हम बाहर से इंसुलिन लगाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली तौर पे इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है या ग्लूकोज इंटॉलरेंस होती है तो हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर्ली इंसुलिन नहीं बना पा रही होती, जो नेचुरली बनती है वो नहीं बनती। उससे क्या होता है कि हमारे सेल ने इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज को हमारे ब्लड के अंदर डिज़ोल्व करना होता है, डिज़ोल्व करना होता है कि वो ब्लड के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। जब इंसुलिन सही से प्रोड्यूस नहीं होती तो हमारे सेल ग्लूकोज को ब्लड के अंदर मिक्स नहीं कर पाते, रिजॉल्व नहीं कर पाते। उससे क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर हाई हो जाता है। ठीक तो है। उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं या ग्लूकोज इंटॉलरेंस कहते हैं कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है। दैट्स वाई जब अंदर से नेचुरली नहीं बन रही, हमारी पैंक्रियाज का काम होता है इंसुलिन बनाना। जब वो नहीं बना रही तो फिर हमें आर्टिफिशियली
इंसुलिन इंजेक्ट करनी पड़ती है, ये इंजेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से, अगर हम लोग बॉर्डर लाइन पर आ जाते हैं डायबिटीज़ के या प्री डायबिटिक हम लोग हो जाते हैं, तो हमें कौन कौन सी चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, कौन कौन सी डाइटरी हैबिट्स हमने नहीं अपनानी है? और दूसरा ये कि फिर लोगों को यही लगता है कि अगर हम प्री डायबिटिक भी हो गए हैं तो हम लोगों ने यहाँ तो शुगर का बहुत ज़्यादा इंटेक किया है, जिसकी वजह से हम लोग अब डायबिटीज़ में फॉल करते जा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें ये है कि शुगर का इंटेक करना, येस नो डाउट, जो रिफाइंड शुगर हम इंटेक कर रहे हैं वो नहीं करनी चाहिए, बिकॉज नेचुरली ही हमारे पास शुगर के कुछ रिसोर्सेज हैं, आप वो लें। जिस तरह हमारे फ्रूट्स हैं, कितने सारे फ्रूट्स हैं, आप वो इंटेक करें। दिस इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ शुगर, जो आपको सिर्फ वही लेनी चाहिए, ना कि बेकरी आइटम्स या चीनी हम किसी भी खाने में, चाय में या मीठे मशरूबात जो होते हैं उसमें हम डाल के पिएं। तो वो एक हमने आर्टिफिशियल वे बनाया है शुगर इंटेक करने का। बट वी हैव फ्रूट्स, तो हमें वो इंटेक करने चाहिए, सिर्फ आपको फ्रूट ही लेने चाहिए। मतलब अगर आपको कुछ मीठा खाना, तो सिर्फ ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीनी इंटेक करने से जो है आप डायबिटिक हो गए, नहीं, आपकी लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। मैं हमेशा लाइफस्टाइल की बात करती हूँ कि रात को देर से सोना, अगर आप 1 साल आपको हो गया 6 महीने देर से सोते हुए, तो फिर आप अपना जहन बना लें कि येस आई एम गोइंग टू बी अ डायबिटिक। अच्छा, yes, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, बिकॉज उस टाइम पे आपके सेल वर्क कर रहे होते हैं, उन्होंने आपकी बॉडी के अंदर इतने सारे सिस्टम्स करने होते हैं, इंसुलिन को प्रिजर्व कराना होता है, इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है उस टाइम पे। तो जब आप अपनी नींद नहीं पूरी करते तो वो सारे सेल डैमेज की तरफ आता है और डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा रेशो बढ़ जाता है अगर आपकी नींद ख़राब हो। ओके, तो ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो कि नाइट शिफ्ट करते हैं, रात की जॉब करते हैं, तो उनको तो अपनी सेहत का फिर ज़्यादातर ख्याल रखना चाहिए। अगर उनकी इस तरह के रिस्क फैक्टर हो सकते हैं कि अगर उनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, तो अगर अबीरा, बहुत से लोगों का अगर ग्लूकोज लेवल हाई रहता है, तो क्या वो लोग इस तरह की कैफ़ीन का इंटेक या फिर जो फ्रेश जूसेस जो हम लोग घर पे भी बना के बंदों के पी रहे होते हैं, क्या उनका इंटेक करना चाहिए उनको कि नहीं करना चाहिए? अच्छा, जूसेस का, क्योंकि आपने जैसे कहा कि नेचुरल सोर्स से हम लोग वो ले सकते हैं, मीठा ले सकते हैं, तो क्या फिर हम लोग जूसेस का, जिनका ग्लूकोज हाई रहता है, नहीं, वो जूसेस इनटेक नहीं कर सकते। मैंने कहा नेचुरल, तो फ्रूट है नेचुरल। अच्छा, जूस हम बनाते हैं उसका। ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एप्पल की बात करूंगी, तो अगर आप एक एप्पल इंटेक कर रहे हैं इज इनफ फॉर शुगर ना, लेकिन अगर आप एक एप्पल का जूस बनाते हो तो वो कितना आएगा? लाइक बिल्कुल 1 to 3 ड्रॉप्स। इट मींस दैट कि अगर आपने आधा ग्लास लेना है तो आपको 5 to 6 एप्पल्स लेने पड़ेंगे। इट मींस दैट कि एक टाइम पे आपने एक सेब की 7-8 सर्विंग्स ली। तो जूस से बहुत बहुत ज़्यादा बेटर है कि आप रॉ फ्रूट्स जो हैं वो इंटेक करें, ना कि उनके जूसेस बना के पिएं, क्योंकि जूस में बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट होती है फ्रूट्स की। तो वो एक टाइम पे, तो अगर किसी का ग्लूकोज हाई रहता है तो फिर बहुत हाई चला जाएगा। जूस इंटेक नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा, अगर उनका ग्लूकोज लेवल हाई रहता है तो। और बॉर्डर लाइन पर किन चीज़ों से हमने बिल्कुल ही कह लें कि उनकी तरफ आंख भी नहीं करनी है, उनकी तरफ मुंह भी नहीं करना है कि ये चीज़ें उनसे बिल्कुल हमने अवॉइड करना है? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? अच्छा, इसमें तो ये है, सबसे पहले आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना, बिकॉज हर चीज़ ना एक बैलेंस में चलती है। हम कहते हैं हम डाइट बहुत अच्छी ले रहे, लाइफस्टाइल ऐसे ही रखे, कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन हम लाइफस्टाइल अच्छा रख रहे हैं, डाइट बहुत ख़राब रख रहे हैं तो फिर भी चल जाएगा, ऐसे नहीं होता। मतलब अगर आप डाइट प्रॉपर ले रहे हो, आप फाइबर ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, तो उसको भी डिसॉल्व करने के अंदर आपकी लाइफस्टाइल का ही काम है। अच्छा। अगर आप टाइम से नहीं सोओगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो वो फिर प्रॉपर्ली आपकी बॉडी के अंदर नहीं डिसॉल्व नहीं होगा या आपको फ़ायदा नहीं देगा। तो उसमें ये है कि जो चीज़ें नहीं खानी, वो आपने बेकरी आइटम्स, अच्छा, जितने भी कैंड प्रिजर्व खाने जो हम बाहर से लेके आते हैं, आपने वो इनटेक नहीं करना है। ठीक है। अमाउंट ऑफ शुगर वो किसी भी टाइप का हो, एंड लाइक इन द फॉर्म ऑफ, जैसे हम शुगर लेते हैं रिफाइंड शुगर, वो आपने इनटेक नहीं करनी। हाँ, आप फ्रूट ले सकते हैं वंस इन अ डे, कोई भी ले सकते हैं, चाहे वो मैंगो है, बनाना है, एप्पल है, आड़ू है, कुछ भी। एक सर्विंग आप उसकी ले सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है वो सबसे ज़्यादा जंक फूड आपने अवॉइड करना है। कैन जूसेस हैं, ड्रिंक्स हैं,
बेकरी आइटम्स हैं, क्योंकि उनके अंदर बेक चीज़ें, उनके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि जब भी कोई प्री डायबिटिक होता है, यहाँ पे बॉर्डर लाइन पर होता है ना, तो सबसे पहले घर में उनकी रोटी चावल ये चीज़ें छुड़वा दी जाती हैं कि जो स्टेपल फूड है ना आप उसको अवॉइड करें, आप ब्राउन राइस पे चले जाएं, ब्राउन ब्रेड पे चले जाएं, इस तरह की चीज़ों पे चले जाएं, तो ये ठीक होता है? बिल्कुल ये ठीक है। लाइक मैं तो ये कहती हूँ, अगर प्री डायबिटिक कोई पेशेंट है तो अगर वो सिर्फ अपने घर में अपने चावल और जिस आटे की वो रोटी खा रहा है, अगर वो सिंपल है जैसे वाइट आटा है, अगर वो चेंज कर ले तो 80% वो ठीक हो जाता है। अच्छा, क्योंकि आटे में आपको मिलेट, जवार, जौ, ठीक है, चना, उसका आटा मिक्स करके आपको वो इनटेक करना है, ना कि दूसरा। अगर आप उस पे आ जाएंगे या ब्राउन राइस पे आ जाएंगे तो एटलीस्ट आपके 80-90% आप मतलब डायबिटीज़ में जाने से आप बच सकते हैं। अगर आप अपनी रोटी और चावल जो है वो ठीक कर लें। ओके, मतलब ये सिर्फ अपना स्टेपल फूड ही अगर ठीक कर लें तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक डायबिटिक होने से बच जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब ये जो सिर्फ घर में जो हम लोग खा रहे होते हैं उन्हीं को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें तो आप बहुत हद तक जो है ना कह लें कि डायबिटीज़ होने से, या अगर आपको चांसेस है बॉर्डर लाइन पर है या प्री डायबिटिक भी हो चुके हैं, तो आप अपनी उस चीज़ को, उस बीमारी को रिवर्स बैक कर सकते हैं। और अगर एक दफ़ा आप डायबिटिक हो गए हैं तो फिर ये सारी ज़िंदगी आपके साथ चलेगा। फिर आपको पूरी ओवरऑल अपनी जो लाइफस्टाइल है ना उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अबीरा सलीम मौजूद थी, जो कि हमें बता रही थी कि किस तरह हमने अपने ग्लूकोज़ लेवल को मेंटेन रखना है। और ये जो GTT टेस्ट है ये उनके लिए ख़ास तौर पे ज़्यादा ज़रूरी है जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ रन कर रही है, तो वो इस टेस्ट के थ्रू पता कर सकते हैं कि क्या वो प्री डायबिटिक है या बॉर्डर लाइन पर है या फिर उनको डायबिटीज़ हो चुकी है। तो अबीरा, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई और हमसे बात की है। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अब हमने कुछ शहर की बात करनी है। लाहौर शहर के हवाले से बात करें तो ख़याबान फिरदौसी जौहर टाउन में एक बार फिर शगाफ पड़ गया है। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है वहाँ पर, और वासा ने मुरम्मती काम शुरू कर दिया है। सीवरेज लाइन की तब्दीली के लिए महकमा P&D ने मेन बुलेवार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी नहीं दी है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं इस पर बात करते हैं। इस पर बात करने के लिए ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। ज़ैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। ज़ैन, बताइएगा, आए रोज़ जो है जौहर टाउन में शगाफ पड़ जाता है, सड़क पर सीवरेज लाइन जो है वो टूट जाती है, तो ये क्या मामला है कि बहुत ज़्यादा नाकिस मटेरियल यूज़ किया गया है या क्या कहानी क्या है इसके पीछे कि आए रोज़ सड़क टूट जाती है, शगाफ पड़ जाता है? शुक्रिया मुनीबा। ये जो ख़याबान फिरदौसी मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन पर शिकाफ पड़ने का वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया, इस पर बात करने से पहले मैं आपके जो नाजरीन हैं उनको ये रिकॉल करवाना चाहता हूँ कि 4 दिन पहले आपके प्रोग्राम में ही हम इसी बात को डिस्कस कर रहे थे कि लाहौर की जो 20 सीवरेज लाइनें हैं वो ख़तरनाक करार दी गई हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से मुसलसल इन सीवरेज लाइनों की तब्दीली पर गैर संजीदगी का इजहार किया जा रहा है। और वासा हुकाम भी इन लाइनों को तब्दील करने की बजाय लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर ज़्यादा तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। तो फिर वही हुआ, एक मरतबा फिर मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन पर शिगाह पड़ने का वाक़या रूनुमा हो गया। और जिस तरह आपने अभी बताया कि आए रोज इस पर वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, तो मैं कुछ अदादो शुमार आपके साथ शेयर कर दूं। 2017 जुलाई में पहली मरतबा मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन पर ये शिगाह पड़ने का वाक़या रूनुमा हुआ था, और 2017 के बाद 2024 ये गुज़िश्ता रोज तक 16 मरतबा इसी शाहराह पर शिगाह पड़ने के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, जो कि एवरेज ये बताता है कि हर साल 2 से ज़्यादा जो शिगाफ हैं वो पड़ रहे हैं। इस दफ़ा तो जो मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन पर शिगाफ पड़े हैं, तब तो ना बारिश हो रही थी और ना मॉनसून का सीजन चल रहा था, मॉनसून भी गुजर चुका था, जो बारिशें हैं वो भी नहीं हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद जो सीवरेज लाइन है वहां पर क्राउन फेलियर हुआ और ये शिगाफ पड़ने का वाक़या रूनुमा हुआ।
अब वजह ये है, जानना ये चाहिए कि ये हर दफा शिगाफ पड़ने के वाकयात क्यों रूनुमा होते हैं और हुकूमत इसके ऊपर संजीदगी का मुजाहरा क्यों नहीं करती। यहाँ पर इस लाइन पर शिगाफ पड़ने की बुनियादी वजह यह है कि ये लाइन 40 साल कबल ले की गई थी इस सड़क पे, जो मेन बुलेवार्ड जोहर टाउन है। 2017 में जब पहली मर्तबा यहाँ पे शिगाफ पड़ने का वाकया रूनुमा हुआ, उस वक्त ये स्टडी की गई तो ये चीज सामने आई कि 33 साल कबल ये सीवरेज लाइन तब्दील की गई और सीवरेज लाइन डाली गई थी। और उस वक्त जो PC1 पंजाब हुकूमत को इस लाइन की तब्दीली के लिए भेजा गया था, उसमें ये लिखा गया था कि ये 33 साल पुरानी लाइन है, अब 7 साल गुजर चुके हैं तो 40 साल पुरानी लाइन है। अब हुकूमत की तरफ से इस लाइन को तब्दील ना करने से हुकूमती खजाने पर क्या नुकसानात हुए या हुकूमती खजाने पर उसका क्या इम्पैक्ट है, जो दस्तावेजात हैं वो ये बताती हैं कि 2017 में अगर इस लाइन को तब्दील कर दिया जाता, नई सीवरेज लाइन डाल दी जाती, तो इसके ऊपर कुल जो लागत है वो 71 करोड़ रुपए आनी थी, 71 करोड़। अब जब दोबारा महकमा PND को इस सीवरेज लाइन की तब्दीली के लिए PC1 भेजा गया और फंड्स मांगे गए तो 3 अरब 10 करोड़ रुपए के फंड्स की डिमांड की गई है, जो कि इस अमर की गुमाजी कर रहा है। पैसे ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 3 गुना से भी पैसे ज्यादा, 300% से भी ज्यादा पैसे हो जाते हैं। तो एक तो बर वक्त लाइन तब्दील ना करने की वजह से जो तामीराती लागत है उसमें हकीकी मानों में हो शरबा इजाफा हो गया। दूसरा, आए रोज यहाँ पर शिगाफ पड़ने से इस यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो एक खतरे की जिंदगी गुजार रहे हैं। अभी आपने रिसेंट देखा होगा कि जब ये यहाँ पर मेन बुलेवार्ड जोहर टाउन पर शिगाफ पड़ने का वाकया रूनुमा हुआ, उसमें 2 बाइक को लेकर गाड़ी गिर गई, बाइक गिर गई। ये तो अल्लाह ताला का करम हुआ कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से तो कोई कसर ना छोड़ी गई ना। उसके बाद भी तो कोई नहीं इनिशिएटिव लिया गया था ना कि उस सीवरेज लाइन को तब्दील किया जाए। उसके बाद का जो इनिशिएटिव है वो, उसकी अगर मिसाल दी जाए ना किसी फोरम पे, तो दुनिया हमारे ऊपर हंसे कि हमने किस तरह की वहाँ पे रिपेयर मेंटेनेंस का काम किया। हमारी हुकूमत ने, हमारे इदारों ने, वासा ने, महकमा PND ने, LDA ने किया ये कि वो सीवरेज लाइन तब्दील करने की बजाय मेन बुलेवार्ड जोहर टाउन की एक लेन को ही बंद कर दिया, अब वहां से ट्रैफिक का गुजरना ही बंद कर दिया। ऑलरेडी एक सड़क है जो कि 3 लेन पर मुश्तमिल है, आपने एक लेन बंद करके आवाम को मजीद मुश्किल में डाल दिया। लेकिन इस मंसूबे की मंजूरी नहीं दी गई, इसकी तब्दीली की मंजूरी नहीं दी गई। वासा की तरफ से PC1 महकमा PND के पास भेजा गया कि इस लाइन को तब्दील करना चाहते हैं, इसके फंड्स का इजरा किया जाए। महकमा PND की तरफ से इसके ऊपर एतराज़ात आयद कर दिए गए। एतराज़ ये आयद किया गया कि वासा की तरफ से इस लाइन की तब्दीली के लिए जो जस्टिफिकेशन है या जो वजाहत है वो ठीक नहीं दी गई। इस वक्त भी फाइल सिर्फ सरकारी इदारों के कॉरिडोर्स के चक्कर लगा दी है। ज़ैन, हम कितनी दफ़ा अपने ही प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं, हाईलाइट भी कर चुके हैं कि जितनी भी अहम शहराएं हैं लाहौर शहर की, उनकी जितनी भी सीवरेज लाइंस हैं वो नाकारा हो चुकी हैं। वो किसी भी टाइम जो है वो नुकसान का बायस हो सकती है, आवाम के लिए वो ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। लेकिन आई डोंट नो कि इजलास होते हैं वहाँ पर क्यों नहीं इन चीज़ों को हाईलाइट किया जाता। कल ही बल्दियाती निज़ाम का जो मामला है उसको भी हाईलाइट किया गया और ड्राफ्ट है उसको पेश किया गया, मंजूर भी हो गया है, साफ सुथरा पंजाब भी प्रोजेक्ट हो रहा है। तो इस चीज़ को क्यों नहीं देखा जा रहा है जिसकी वजह से बराह रास्त आवाम जो है वो मुतासर हो रही है? देखिए, अगर इसको पॉलिटिकली देखा जाए मुनीबा, तो जो सीवरेज लाइनें होती हैं वो जब भी किसी भी जगह पे ले की जाती हैं, डाली जाती हैं, तो उसके बाद वो जमीन में दफन हो जाती हैं, वो लोगों को नजर नहीं आती। उनके ऊपर तख्ती नहीं लगाई जा सकती, उनके ऊपर तख्ती नहीं लगती। एग्जैक्टली। अब जो फ्लाईओवर, अंडर पासिस, पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस या जो चीजें सामने नजर आने वाली हैं उसके ऊपर तख्तियां भी लगती हैं और लोग गुजरते हुए उसको देख भी लेते हैं। तो गवर्नमेंट को ये अपनी तख्तियां छोड़ के इस चीज को देखने की जरूरत है। अब देखें ना, महकमा PND इस चीज के ऊपर एतराज लगा रहा है कि वासा इंतजामिया हमें मुतमिन नहीं कर सकी कि इस लाइन को तब्दील क्यों करना है। भाई पिछले कितने सालों से 16 शगाफ इसमें पड़ चुके हैं, 16 मरतबा ये जो है कह ले कि ख़राब हो चुकी है, टूट फूट का शिकार हो चुकी है। तो अभी भी इनको सेटिस्फैक्शन चाहिए वासा की तरफ से कि क्यों इस लाइन को तब्दील किया जाना चाहिए? देखें, यही तो हुकूमत की रविश है। इसी चीज के ऊपर तो हम कह रहे हैं कि ये गैर संजीदगी है कि आपको 16 मरतबा
ख्याबान फिरदौसी मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन पर पड़े हुए जो शिगाफ हैं वो नजर नहीं आ रहे, और आप इस चीज के ऊपर जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं कि इस लाइन को तब्दील क्यों किया जाए। और सिर्फ ये ख्याबान फिरदौसी मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन ही नहीं, वासा की ही दस्तावेजात बताती हैं कि लाहौर में 20 मरकजी शाहराएं ऐसी हैं जिसके नीचे से गुजरने वाली जो सीवरेज लाइनें हैं वो बसीदा हो चुकी हैं, और आए रोज इस तरह के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। ये ख्याबान फिरदौसी मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन पर जो शिगाफ का मामला है ये इसलिए हाईलाइट हो जाता है कि माजी में भी बार बार इस तरह के जो वाकयात हैं वो इसी सड़क पर हो चुके हैं। इससे कबल अभी एक हफ्ता कबल हसन बसरी रोड के ऊपर ये वाकया रूनुमा हुआ। इसके अलावा खाड़क नाले पर आए रोज ये वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। मेन बुलेवार्ड अलामा इकबाल टाउन पर इसी मानसून के सीजन में 4 मरतबा शिगाफ पड़ने के वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। इसके अलावा LMP डिस्पोजल, फैसल टाउन, कोठा पिंड का इलाका, ये टाउनशिप के इलाकों में शिगाफ पड़ रहे हैं सड़कों के ऊपर। लेकिन हमारे इदारे हैं और हुकूमत है वो हाथों पर हाथ धरे बैठे हैं और कह रहे हैं कि ठीक से जस्टिफिकेशन दें कि इस लाइन को तब्दील क्या किया जाए। पॉलिसी है उसको अपना लेते हैं और कुछ भी नहीं है। तो आगे भी यही मामला रहेगा या आप कुछ तब्दीली की तरफ मामला जाएंगे और इसको तब्दील किया जाएगा? देखिए, अगर दस्तावेजात को मद्देनजर रखें तो दस्तावेजात तो ये बताती हैं, और जो बजट अप्रूव हुआ पंजाब गवर्नमेंट का वो तो ये बताता है कि ये सारी की सारी लाइनें तब्दील हो जाएंगी, क्योंकि उस बजट में तो इन तमाम सीवरेज लाइनों की तब्दीली के लिए फंड्स भी मुख्तस किए गए हैं और इनको अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में शामिल भी किया गया। लेकिन ज़मीनी हकायक देखे जाएं तो मई में जून में ये बजट मंजूर किया गया, 1 जुलाई से फिस्कल ईयर स्टार्ट हो गया। आज 4-5 दिसंबर आ गया। ये 5 महीने 4-5 दिन की कारकर्दगी में किसी एक भी लाइन की तब्दीली के लिए काम भी शुरू नहीं हो सका। और अब इनका जो गेस्टो पीरियड है वो देखा जाए तो इसका मतलब है कि आइंदा मॉनसून से पहले ये काम शुरू भी नहीं होगा या मुकम्मल भी नहीं होगा। अगर ये आज शुरू भी कर लेते हैं तो हुकूमत की संजीदगी जो है ना वो नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ वादे और ऐलानात तक ये हुकूमत है। लेकिन अगर अमली तौर पर देखा जाए, ये ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो वो यही है कि जगह जगह पर शगाफ पड़े हैं, सड़कें टूट रही हैं और हुकूमत जो है वो जस्टिफिकेशन मांग रही है कि हमें सेटिस्फाइड करें। या जो PND का महकमा है वो वासा को कहते हैं जी हमें जस्टिफिकेशन दें कि ये क्यों तब्दील करनी चाहिए, जहाँ पर एक ही सड़क के ऊपर 16 मरतबा 2017 से 2024 तक शगाफ पड़ चुके हैं। तो ये संजीदगी का आलम है हमारे इदारों का। तो ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे इस मामले के हवाले से। ज़ैन आपका बेहद शुक्रिया। अभी आगे बढ़ते हैं और अब कुछ मुल्क में जो इंटरनेट की बंदिश है या इंटरनेट सर्विसेज आए रोज़ आपको पता है कि मुतासर रहती हैं, स्लो डाउन हो जाती है, और उसके ऊपर बात करते हैं कि इसकी वजह से हमारी जो IT इंडस्ट्री है उसको किस तरह नुकसान पहुंच रहा है। हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं, जो काम कर रहे होते हैं बच्चे, यूथ, या जो हमारी कंपनीज़ हैं उनको किस तरह का नुकसान पहुंच रहा है। हमारी मईशत जो है वो किस तरह पीछे जा रही है, ये गिरावट का शिकार हो रही है। और साथ ही साथ आपको पता है कि जनाब हमारी जो हुकूमत है उन्होंने कहा है कि जितने भी गैर रजिस्टर्ड VPNs हैं उनको रजिस्टर्ड करवाया जाए, वरना तमाम तर जितने भी VPNs यूज़ किए जा रहे हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इसके हवाले से भी हमने बात करनी है और इस पर बात करने के लिए कंवल चीमा ने हमें ज्वाइन किया है, IT एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं। कंवल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कंवल, हम देखते हैं पाकिस्तान में आए रोज़ इंटरनेट की बंदिश या इंटरनेट सर्विसेज जो है वो स्लो डाउन हो जाती हैं। इसकी वजह से आप क्योंकि IT एक्सपर्ट हैं, IT इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक़ है, तो इसकी वजह से हमारी IT इंडस्ट्री को कितना नुकसान पहुंच रहा है? देखिए, जो इंटरनेट है वो अब नाइस टू हैव तो है नहीं, कोई एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए तो है नहीं। इंटरनेट बैकबोन है सब बहुत सारे बिजनेसेस का। जो IT एक्सपोर्ट बिजनेस है वो तो एक है, उसको आप देख सकती हैं कि IT एक्सपोर्ट बिजनेस अगर $3 बिलियन करता है साल के, उसको 365 पे डिवाइड करें, आपको पता चल जाएगा कि पर डे कितना नुकसान है। मगर उसके अलावा हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, ई-कॉमर्स के बिजनेसेस हैं, डिजिटल बिजनेसेस हैं, ऐप बेस्ड बिजनेसेस हैं, जो कि नहीं चलते अगर इंटरनेट ना चल रहा हो। तो बहुत सारे सिर्फ IT एक्सपोर्ट का नुकसान नहीं है, बहुत सारे लोकल बिजनेसेस का भी बहुत नुकसान हो रहा है। IT सेक्टर पूरे का एज अ होल नुकसान हो रहा है। और नुकसान
वो नहीं है जो कि देख रही है कि पर डे जो आपको सिर्फ इंटरनेट ना होने की वजह से वक्ती तौर पे जो नुकसान हो रहा है या उस वक्त का प्रोजेक्ट इफेक्ट हो रहा है, सिर्फ वो नुकसान नहीं है। जब ये पता चल रहा है दुनिया में इंटरनेशनल क्लाइंट्स को कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की बंदिश होती है, इंटरनेट थ्रॉटल होता है, इंटरनेट के वीपीएन के इश्यूज होते हैं, इंटरनेट कभी होता है कभी नहीं होता, लोग अपने प्रोजेक्ट्स डिलीवर नहीं कर सकते, तो देखें कोई वेट तो आपकी वो तो इसलिए तो वेट नहीं करेंगे आपका, तो अपने प्रोजेक्ट्स किसी और मुल्क में कहीं और दे देंगे, वो पाकिस्तानियों को देंगे नहीं, दैट्स ऑल दैट विल हैपन। तो वो सिर्फ अभी तो वक्ती तौर पे नुकसान हो रहा है वो नहीं होगा, हमारा क्रेडिबिलिटी का नुकसान, रेप्यूटेशनल नुकसान, इसके बहुत देर पा असरात हो सकते हैं। तो कमल, जैसे आप आईटी इंडस्ट्री से वाबस्ता है, एसोसिएट है, इसी तरह और भी बहुत से आईटी एक्सपर्ट्स हैं, तो आप लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई इस चीज़ के ख़िलाफ़ या गवर्नमेंट के साथ बात करने की कोशिश की अपनी ये जो तमाम तर मामलात हैं, जो मसले हैं इंटरनेट की बंदिश की वजह से आईटी इंडस्ट्री को फेस करने पड़ रहे हैं, तो उनको आपने बताया हो? आशा है जो एसोसिएशन है सॉफ्टवेयर हाउसेस की, उन हम पाशा के थ्रू गवर्नमेंट तक ये बात पहुंच चुकी है कि ये आईटी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह है। और मैं अपनी ज़ाती कैपेसिटी में हर जगह हर चैनल पे ये बता रही हूँ कि हाउ मच दिस इज़ गोइंग टू इफ़ेक्ट अस। अच्छा, दूसरा जो गवर्नमेंट ने कहा है कि जी सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है, जिस तरह टिकटॉक है, यहाँ पर उससे पहले एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई थी, तो आपको लगता है कि इसके वजह से भी कोई नुकसान होगा, या इसकी क्या वजह है कि टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी, एक्स पर पाबंदी लगा दी? देखिए, जितना मेरा दिमाग कहता है, जितना मेरा तज्जिया कहता है, अगर मैं टेक्नोलॉजी से हट के बात करूं तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल रीजंस ही होंगे जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इस तरह की चीज़ों पे पाबंदी लगाई है। मगर देखें, एक्स और ट्विटर और टिकटॉक, ये अब टिकटॉक स्पेशली जो है वो एक सोर्स ऑफ इनकम था बहुत सारे हाउस होल्ड्स के लिए पाकिस्तान में, तो उससे तो ऑब्वियसली वो तो एक इफेक्ट होगा ही। उसके अलावा जो एक मैसेज मिल रहा है, हमारी इकोनॉमी जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं जहाँ पे इस तरह की पाबंदियां लगती हैं, वो उनको कोई बहुत अच्छे व्यू से देखा नहीं जाता दुनिया में, उनकी बहुत कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं होती, मगर वो इकोनॉमीज ये बर्दाश्त कर लेती हैं क्योंकि वो खुद बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत स्ट्रांग इकोनॉमीज हैं और उनका बहुत ज़्यादा और तरह के बहुत इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है जो कि डिफरेंट मुल्कों के साथ टाइड है। अच्छा, तो इसलिए उनको इतना नुकसान नहीं होता। दूसरा कवल, मैं ये भी सवाल पूछना चाहूँगी कि जितने भी गैर रजिस्टर्ड वीपीएन्स थे उनको बंद कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है, और कुछ मंजूर शुदा वीपीएन्स हैं जो हुकूमत की तरफ से, पीटीए की तरफ से बताए गए हैं कि इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या उनका यूजेज भी सेफ है? ब्लॉक किए गए, ब्लॉक करेंगे, बहुत बड़ा डेंट आएगा इकोनॉमी में, तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी उन्होंने ब्लॉक किए हैं, मगर हाँ ये जरूर कहा जा रहा है कि ब्लॉक कर दिया जाएगा, और ये भी कहा जा रहा है कि रजिस्टर्ड वीपीएन्स के थ्रू ही आप वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल ये इसलिए नहीं है क्योंकि जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके अपने वीपीएन होते हैं, ये रिमोट वर्क होता है इसलिए क्योंकि इंटरनेट पे तो कोई अपना डेटा ओपन नहीं छोड़ता ना, वो उस अपना वीपीएन देते हैं और फिर रिमोट वर्कर्स उनके रिमोट एक्सेस करते हैं, उनके सर्वर्स, उनका डेटा उनके वीपीएन के थ्रू, ताकि जब वो एक्सेस करें सब कुछ इनक्रिप्टेड हो। तो वो बड़ी कंपनीज तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ अपना वीपीएन रजिस्टर नहीं कराएंगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो रजिस्टर्ड फ्रीलांसर्स को भी जो कहा जा रहा है कि जी रजिस्टर करा ले, वो पहले कोई स्टैटिक आईपी एड्रेस खरीदेंगे जो कि एक अच्छी खासी पेमेंट है, फिर वो रजिस्टर कर। हमारे मुल्क में देखिए 35-40 लाख फ्रीलांसर्स हैं, इतने तो आईपी एड्रेसेस नहीं है, स्टैटिक आईपी एड्रेसेस नहीं IPv4 स्पेस के अंदर, तो इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है कि तमाम तर जितने भी वीपीएन्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाए, और कुछ ऐसे वीपीएन्स को जो है ना वो इजाज़त मिले कि जनाब सिर्फ उन्हीं को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे मामलात थे आईटी के हवाले से, इंटरनेट के हवाले से हमने बात की है। कंवल चीमा हमारे साथ मौजूद थे। कंवल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं शहर लाहौर से जुड़े मज़ीद मसाइल के हवाले से। और वैसे भी आजकल जो है ना वो ज़्यादातर शहर लाहौर को मसाइलिस्तान ही कहा जाता है और मसले जो हैं वो ख़त्म होने को है ही नहीं है। शहर लाहौर में आए रोज़ कोई नया मसला जो है वो दरपेश होता है। अभी हमने कुछ देर पहले जनाब हमने शेख जैन से भी बात की थी कि जनाब लाहौर शहर में क्या मसाइल चल रहे हैं और ख़ास तौर पर ये जो शगाफ़ पड़ने का मामला है, हर दूसरी कह लें कि शाहराह पर शगाफ़ पड़ जाता है, सीवरेज लाइन जो है वो टूट फूट का शिकार है, नाकारा हो चुकी है। तो ये सारे मामलात जनाब आते हैं कि जब आपका बल्दियाती निज़ाम बेहतर हो, बल्दियाती सिस्टम या लोकल बॉडीज़ जो है ना वो मुतहर्रिक हो या अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रही हूँ। क्योंकि ये जो MNAs और MPAs होते हैं ये इलेक्ट ही इसलिए होते हैं ताकि वो जो ग्रास रूट लेवल पर जो मामलात या मसाइल होते हैं उनकी निशानदेही कर सके और उसके हल कर सके और आवाम को जो भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है उसको हल करे और उनके लिए फ़ंड जो है वो फराहम कर सके। क्योंकि ये जो लोकल बॉडीज़ होती है ना इन्हीं ने काम करना होता है। और पिछले गुज़श्ता 4 सालों से लाहौर में जो बल्दियाती सिस्टम है वो नाकारा है, बल्कि लाहौर महरूम है बल्दियाती सिस्टम से। अब बात ये हो रही है कि इजलास हुआ है और कि नए बल्दियाती ड्राफ्ट का जो इलेक्शन है वो 2025 में कराया जाएगा। तो देखते हैं कि जनाब इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं। और इससे पहले बात करते हैं कि जो बल्दियाती निज़ाम नहीं है लाहौर शहर में इसके नुकसानात क्या हो रहे हैं शहर लाहौर को भी और शहर लाहौर के बासियों को भी। तो इस पर बात करने के लिए सुहेल कैसर साहब को आज हमने मदऊ किया है आज के शो में, तो उनको वेलकम कहते हैं। सर, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। हमेशा की तरह आज भी कहूँगी कि आपकी गहरी नज़र होती है, तो इसलिए जब भी लाहौर की कोई अंदरूनी मामलात के ऊपर हमने बात करनी होती है ना तो हमारे दिमाग में पहली बात आती है जी सुहेल कैसर साहब को इन्वाइट करना है हमने। तो आज हमने बात करनी है बल्दियाती सिस्टम के हवाले से। जिस तरह मैंने बात की है कि बल्दियाती सिस्टम जो है ना वो किसी भी शहर या किसी भी मुल्क की तरक्की की जो है ना उसमें रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हमारे मुल्क में या हमारे शहर में ख़ास तौर पर पिछले 4 सालों से महरूम है लाहौर शहर बल्दियाती सिस्टम से। तो क्या मामलात हैं, क्यों ये मसाइल जो है ख़ासतौर पर लोकल बॉडीज़ की उसमें आता है और इख्तियारात मुंतकिल ही नहीं किए जाते हैं ऊपर से नीचे वाले कह लें कि स्टेज पे। अच्छा, अभी आपने ना रोड की बात की, शगाफ पड़ जाते हैं, तो बल्दियाती सिस्टम की तरफ आते हैं। मुझे एक वो छोटी सी बात याद आ गई। वो ठेकेदार साहब ने ना सड़क बना दी। हाँ। तो जब चीफ साहब वो दौरा करने गए ना सड़क देखने, उन्होंने कहा लो चौधरी साहब एहो जी सड़क बनाई है, एक मीह ना पवे तो एक ट्रैफिक ना चले, लो एक क़यामत तक नहीं जो टूट दी। अच्छा, सही, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो सड़कों का ये हाल है। और मैं आपको बताऊं कि जब ये सावन भादों आता है, मानसून आता है ना, तो ये हम ऊपर से तो कह रहे होते हैं जी देखें सड़कें डैमेज हो जाएंगी, ये होगा पानी, लेकिन ना वो जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है उनके दिल बिल्लियों उछलने लगते हैं। क्योंकि वो जब सड़कें टूट जाती हैं फिर नए सिरे से टेंडर होते हैं, फिर नए सिरे से वो सारा सिस्टम चलता है और ज़ीरो से काम स्टार्ट होता है। और ये एक ऐसी चेन है कि जो कभी रुकने का नाम ही नहीं लेती। हर साल हम देखते हैं टूट फूट का शिकार होती हैं, पैच वर्क हो जाता है, सड़कें बन जाती हैं, फिर अगले साल वैसे ही हो जाता है। सैलाब आ रहे हैं, कब से आए, आते चले जा रहे हैं, हर साल सैलाब आते हैं, डोनेशन आती है, अपनी मौज लगी रहती है। बल्दियाती सिस्टम की जो आपने बात की ना, देखें इनको कहा जाता है कि ये जमहूरी बल्दियाती इदारे जमहूरियत की माँ होते हैं। बिल्कुल ठीक है। डेमोक्रेसी बल्दियाती इदारों से शुरू होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा जो हमें हमारी सियासी हुकूमतों ने जो नुकसान पहुंचाया है ना वो बल्दियाती इदारों को ही पहुंचाया है। और दूसरी तरफ जितनी डिक्टेटरशिप जब मुल्क में रही है तो बल्दियाती इदारे स्ट्रॉन्ग हुए हैं। अच्छा, ठीक है। और ये वाइस वर्सा उल्टा ही हो गया है। वो इसलिए कि जो डिक्टेटरशिप होती है उसको भी तो कारोबार हुकूमत चलाने के लिए कुछ कंधे चाहिए होते हैं ना। तो वो इनकी बजाय असेंबलीज वगैरह की निस्बत ना पहले इन पर ज़्यादा रिलाई करते हैं। हाँ, इन्हिसार करते हैं। आप देखिए कि जब मुशर्रफ साहब का दौर था तो कैसा उन्होंने एक बल्दियाती सिस्टम जो है वो मुतारिफ़ कराया था और उस सिस्टम के दौरान लाहौर में बेशुमार तरक्की हुई। और न सिर्फ लाहौर में बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उस सिस्टम के तहत और जो बल्दियाती नुमाइंदे थे उनको बहुत ही बाइख्तियार बना दिया गया था। अच्छा, ठीक है। तो मतलब पाकिस्तान की तारीख में इससे ज़्यादा बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो बाइख्तियार कभी भी नहीं रहे। फ़ंड्स उनके पास होते थे और इख्तियार उनके पास होता था।
अवाम की दहलीज तक वो पहुंचते थे और फिर लोगों की उन तक रसाई बड़ी आसान होती थी। ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज होता है ना, जो काउंसलर है वो गली मोहल्ले से होता है। हाँ जी, बिल्कुल, उसको ग्रास रूट लेवल के जो मसाइल हैं उसका पता होता है कि उसने किस तरह हल कराने हैं। चलिए, ये कल सूबाई काबीना का आपको भी पता है इजलास हुआ है, उसमें ये जो ड्राफ्ट है इसको पेश किया गया है। इस हवाले से मजीद क्या अहम पॉइंट्स हैं इसमें जो हाईलाइटेड है उस पर बात करने के लिए इमरान अकबर से बात कर लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ तो उन्होंने ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। इमरान, बताइएगा, कल इजलास हुआ है सूबाई काबीना का, उसमें ये जो बल्दियाती निज़ाम का जो ड्राफ्ट है वो पेश किया गया है, क्या क्या अहम नुकात हैं इसके अंदर? देखिए मुनीबा, सिर्फ सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि इस वक्त बल्दियाती जो इलेक्शन है उनके हवाले से कल अहम पेशरफ्त हुई, जिसमें काबीना कमेटी का इजलास हुआ और उसमें वज़ीर पंजाब ने 66 जो एजेंडे थे उनको सबको मंजूर कर लिया। इसमें सबसे अहम जो एजेंडा जो देखा जा रहा था, जिसमें बल्दियाती इदारों की बहाली और जो इस वक्त इलेक्शन थे उनका करवाना है, और उससे पहले जो है बल्दियाती इदारों से पहले जो है लोकल गवर्नमेंट एक्ट का जो ड्राफ्ट जो है उसको मंजूर किया गया है, जिसमें अब इसका जो बिल है वो पंजाब असम्बली में जो है वो पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर इसकी राय तजावीज़ भी ली जाएंगी। मगर अगर देखा जाए तो नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट जिसका 2024 जिसका जो ड्राफ्ट है उसको बाकायदा तौर पर देखा गया, उस पर जो है बातचीत हुई, जिसके लिए एक 22 से 25 रुकनी कमेटी थी जिसने ये ड्राफ्ट तश्कील दिया है, जिसको वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक हेड कर रहे हैं और सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियाँ जो है वो इसको देख रहे हैं। साथ साथ जिसमें बाकायदा तौर पर जो कुछ बातें जो है जो इस ड्राफ्ट में है, जो तजावीज़ दी गई हैं, वो जो है उस पर डिस्कशन हुई। इसमें बल्दियाती इदारों की सबसे पहले मुद्दत में बात हुई तो वो ये बताया गया कि 4 साल रखी गई है। अच्छा। और बल्दियाती जो इलेक्शन है वो 2025 में करवाए जाने पर जरा ये बता रहे हैं कि इत्तेफाक किया जा रहा है, जबकि बल्दियाती एक्ट कैबिनेट कमेटी में मंजूरी के बाद अब जो है वो पंजाब असम्बली में जो है इसका ड्राफ्ट भेजा जाएगा, बिल भेजा जाएगा। इस वाले से जो इस वक्त सूरत हाल है कि ये कहा जा रहा था कि जो इंतखाबात हैं बल्दियाती इदारों के जो इलेक्शन है वो जमाती बुनियादों पे होंगे या गैर जमाती बुनियादों पर। अच्छा। अब ये फिक्स हो गया कि जमाती बुनियादों पर जो है वो इंतखाबात होंगे, जिसमें मेयर का चुनाव भी जो है वो जमाती बुनियादों पर ही होगा। ये तो आपको लगता है फिर वो जो परवेज मुशर्रफ के दौर में जो एक बल्दियाती एक्ट बना था और उसमें गैर जमाती उन्होंने उसमें कहा था कि जितने भी सारी चीजें होंगी वो गैर जमाती बुनियादों पर, तो हमें उस पर शिफ्ट करना पड़ेगा? आपको लगता है शिफ्ट का तो मामला ही नहीं है। शिफ्ट तो मसला ये होता है कि जो हुकूमत में होता है ना, ये उसकी प्रेफरेंस होती है कि वो चाहे तो गैर जमाती उस पर करवा दे, अगर वो अपने मुफाद में समझता है तो जमाती बुनियादों पर वो करवा सकता है। ये उसके ऊपर होता है। ये मैंने आपको कहा ना कि जब हम आइन और कवानीन को, कानून को हम पसे पुश डाल देते हैं ना, तो फिर ये एक अपना एक फिनोमिना बन जाता है। और आप देखें कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो सूरत हाल है कि हर बंदा अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है। मतलब मैं रोज़ सुनता हूँ कि वो CTO साहब ने ये आर्डर जारी कर दिया, CTO साहब ने ये आर्डर जारी कर दिया। अब अगर किसी से पूछे तो वो कहते हैं भाई जब एक आप किसी लॉ में तब्दीली करते हैं तो उसके लिए पहले आपको एक पूरा एक होमवर्क करना पड़ता है, फिर आपको उसकी मंजूरी करनी पड़ती है फिर। लेकिन यहाँ पर वो यक जुम्बिश कलम कर दिया जाता है, ये जुर्माना 4000 कर दें, ये 2000 कर दें, इसका ये कर दें, उसका। लेकिन सुहेल साहब, इतना बड़ा शहर या इतना बड़ा एक हल्का अगर बात कर ली जाए, इतना बड़ा होता है तो कैसे एक MPA या MNA बात कर ली जाए, वो अकेला ही जो है सारे मामला ठीक कर लेगा? मतलब उसको ये गर्ज नहीं है कि मसाइल हल होते हैं, यानी गर्ज ये है कि मेरे इख्तियारात डैमेज तो नहीं हो जाएंगे इससे। अच्छा। या वो तो नहीं काम, जो फंड्स उसको अरबों रुपए के मिल रहे हैं वो उसके पास रहे, वो निचली सतह पर डिस्ट्रीब्यूट ना हो। देखे ना, मैंने आपको मुशर्रफ दौर की मिसाल दी कि जब बल्दियाती इदारों को बहुत ही बाइख्तियार बना दिया गया था तो उस दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए थे। और उसके बाद फिर जो भी हुकूमत है, अच्छा इसमें सब हुकूमतें एक जैसी हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत रही उसने भी यही किया बल्दियाती इदारों के साथ, और नून लीग ने भी यही किया बल्दियाती इदारों के साथ। अब देखें 4 साल हो गए हैं, बल्दियाती इदारे जो हैं वो गैर फाल हैं, तो जो हुकूमतें मतलब बरसर इक़्तिदार रही हैं, यही लोग फिर जमहूरियत की बात कर रहे होते हैं। मतलब बात करने में तो कुछ नहीं ना जाता, बात ही करनी होती है। देखें बातें करने में तो मैं और आप भी शेर हैं, मतलब हमारे किसी के सामने बिठा दें बातों के, गुफ्तार के तो हम गाजी हैं। मतलब ये है कि किरदार का गाजी बने तो बंदा बात बनती ना क्या। और आजकल तो वैसे ही एक ऐसा सिनेरियो बन गया है कि हम समझ रहे होते हैं, बोलने वाला भी समझ रहा होता है कि मैं गलत कह रहा हूँ और सुनने वाले समझ रहे हैं मेरी बात को कि मैं, लेकिन किए जा रहे हैं हम।
अभी भी मैं एक सिंध के मिनिस्टर का अभी बैठा हुआ उधर, मैं उनका बयान सुन रहा था और वो पता नहीं क्या क्या डांडे मिला रहे थे जी कि वो फलां जो है वो इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा हैं, वो पाकिस्तान को डैमेज। यार मतलब अब क्या करें इस माइंडसेट का, क्या करें? वही एक घिसा पिटा स्क्रिप्ट है, कौम का वसीतर मफाद, मुल्क व कौम के बेहतरीन मफाद में, अवाम के बेहतरीन मफाद में, मसाइल तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान हमारी अव्वलीन तरजीह, ये यानी एक ऐसा घसा पिटा स्क्रिप्ट है कि जो हमारी उम्र गुजर गई सुनते। तो यार चलो आप काम नहीं कर सकते तो स्क्रिप्ट तो चेंज कर लें, हाँ, सही। उसी में वो अल्लाह बे की वो तब्दीली ले आए, वही स्क्रिप्ट है। हम जी बल्दियाती इदारों को जी हम फाल बनाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, भाई किसने रोका है? बनाएं। तो बातें करनी है ना हमने, बातों में क्या जाता है। और ये जो मैंने आपसे बात की ना कि हम अपनी पावर को एंजॉय करने के आदी हो गए। मतलब मैंने कल एक मिसाल देखी, मैं किसी के हक में कोर्ट में बयान देना था, उसको कोई मसला था, उस पर एक गलत एलिगेशन लगा था, तो उसने मुझसे, और मैंने वहाँ जो जज साहब का रवैया देखा, खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि मैं इतना मायूस हुआ कि यार ये मतलब फैसले करने वाले लोग हैं। हाँ, और मैं रुदात लंबी हो जाएगी, मैं वो 2-3 घंटे मतलब कोर्ट में बैठा रहा, और जो कुछ जज साहब ने किया और जिस तरह उन्होंने मतलब 8 बजे प्रोसीडिंग शुरू होनी है तो जज साहब 10 बजे आए और उनके रीडर से हमने पूछा कि जनाब वो, उन्होंने कहा जी वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं अंदर। अच्छा, सही, ठीक है। 10:30 बजे जज साहब आए, आते ही एक पार्टी पे उन्होंने चढ़ाई की, उसके बाद ना 11 बजे तक वो उसके साथ उलझते रहे और मैं इसको हथकड़ी लगा दूंगा। उसके बाद उठ के अंदर चले गए। हमने कहा रीडर साहब से क्या हुआ? अंदर चले गए, अगली प्रोसीडिंग है। उन्होंने कहा उनका BPI हो गया जी। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जिस पार्टी को वो रगीद रहे थे उसको अंदर बुलाया, चाय भी पिलाई और 2 घंटे बैठे रहे उनके साथ। क्या बात है, ठीक है। उसके बाद वो उन्होंने कहा जी, हमने कहा सर 1:30 बज गया। उन्होंने कहा नमाज का टाइम हो गया जी। अच्छा। सर जी अब 2:30 बज गए। उनका जो लंच जरा कर रहे हैं वो, मैं बाई गॉड मैं कोर्ट में मौजूद था। Oh my God. वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बिल्कुल। अब साहिल बैठे हुए हैं, वो सुबह के आए बैठे हैं। और फिर अच्छा जी, कहते हैं कि इंसाफ क्यों नहीं मिलता। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? फिर वो आए कोई तकरीबन 3 बजे के करीब आए। उन्होंने एक हेयरिंग और की, बस पूरे दिन में 2 हेयरिंग की। 4 बजे वो खत्म हो जाना, तो बाकियों को डेटें दे दी। और यही वजह है कि 140 ममालिक में से हमारी अदलिया इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने में 126वें नंबर पे है, और मरात में ये 14वें-15वें नंबर पर है। क्या बात है, ये तो सारे इदारों की ये सूरत हाल है। और वो जज साहब जब पहले वो उसमें आए कोर्ट में, तो उन्होंने कहा देखें जी मैं अल्लाह को जवाब दे हूँ। अच्छा, मैंने नहीं किसी अल्लाह को जाके मुंह दिखाना कि मतलब मैं इंसाफ के, ये सारा दिन में यही तो मामला है। वही मैं कह रही हूँ ना कि हर इदारे में ये सारी चीजें हो रही होती है। अब ये बैक टू द पॉइंट, अगर आए बल्दियाती सिस्टम के ऊपर ये चीजें निकल जाती है इधर, जरा हम लोग वो हो जाते हैं ना, जज्बाती हो जाते हैं अपने शहर को लेके या मामलात को लेके, हल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। अब ये 20 साल पहले यहाँ पर भी हमने देखा कि हमारी नेबरिंग कंट्री है भारत, उधर भी बल्दियाती निज़ाम की कोई उस तरह जांच पड़ताल नहीं थी, इसी तरह था जिस तरह इधर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। लेकिन 20 साल पहले उन्होंने एक निज़ाम राइज किया है कि अब इसके बाद इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, और उसके तब से अब तक उसी के ऊपर वो चल रहे हैं। और देख लें उनकी तरक्की कहाँ है और हम कहाँ पर इस वक्त फॉल कर रहे हैं। न्यूयॉर्क का मेयर आप देख ले, सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा और मेयर होते हैं क्योंकि वो बल्दियाती निजाम के मेयर होते हैं, वो उनको हेड कर रहे होते हैं, वो बराह रास्त अवाम से भी कनेक्टेड होते हैं, और ऊपर से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या उनके सरबराह हैं उनसे भी कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर क्या मसला है? यहाँ पर मसला सिर्फ एक ही है, इसीलिए हमारी तरक्की भी रुकी हुई है। इसीलिए जो भी गवर्नमेंट आएगी वो बल्दियाती इदारों, अच्छा अभी ये इलेक्शन हो भी जाएंगे ना, तो आप देखिएगा कि उनको वो इख्तियारात नहीं मिलेंगे जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं या जिसके लिए वो डिज़र्व करते हैं, जो उनको इख्तियारात मिलने चाहिए या उनको फ़ंड मिलने चाहिए, वो नहीं मिलेंगे। बस एक इंतखाबात हो जाएंगे। अब ये देखें तहरीक इंसाफ के दौर में जब ये कर्नल मुबशर साहब हमारे मेयर थे, तो इनके साथ इनके काउंसलर उन्होंने क्या क्या पापड़ नहीं बेले, मतलब अपने इख्तियारात के हसूल के लिए सड़कों पर घूमते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, कोर्ट्स में गए, अदालतों में गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं। उनको सिर्फ ऑफिस खोल के दे दिया, इख्तियारात उनके पास है नहीं, फिर उनकी मुद्दत खत्म हो गई। तो जो नून लीग आती है तो वो भी इसी तरह करती है। तो ये अब ये जैसे इन्होंने यूनियन काउंसिल की अगर बात कर ली जाए, अभी तो फिलहाल कोई 300-350 है, अभी 274 है, अब 400 से करीब हो जाएंगी ये जब ये ड्राफ्ट नया आया है। तो आपको लगता है कि अब ये 400 यूनियन काउंसिल होंगी, वहाँ पर डिफरेंट लोग होंगे, नुमाइंदगी करेंगे, तो ये मामला जो है ये हल की तरफ जा सकते हैं?
यहाँ पे ये जो छोटे छोटे मामलात है आवाम के वो हल होंगे। अच्छा, अभी अगर हम डेवलपमेंट के हवाले से देखें ना, तो पंजाब या लाहौर की अगर खुसूसन हम बात करें ना, पिछले दिनों मैं कराची गया था, तो उसके मुकाबले मतलब फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं 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 हम तो भाई जन्नत में अच्छा, हम जन्नत में। मैं सीरियसली कह रहा हूँ। कूड़े क्रिकेट के ढेर और स्ट्रीट क्राइम और पता नहीं क्या क्या, तो पंजाब में इस हवाले से तो बहरहाल एक ब्लेसिंग है, मतलब एज चलिए कंपेयर टू। देखते हैं कि आगे नया ड्राफ्ट तो आ गया बल्दियाती निज़ाम का, 2025 में इसकी इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं, तो देखते हैं कि लाहौर शहर का क्या सूरत हाल होती है। सुहेल कैसे साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।